खबर उत्तर प्रदेश के साथ मैं सोनी चौहान। खबरों का रुख करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जलाव की आग से 5 मौतों का मामला सामने आ रहा है। आज बरेली और शाहजहांपुर के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ दिवंगत विधायक के पुष्पांजलि कार्यक्रम में होंगे शामिल। विकास भवन सभागार में करेंगे मंडलीय समीक्षा। चित्रकूट से चरण पादुका लेकर अयोध्या आएंगे साधु संत। विशिष्ट अतिथियों के आवागमन को लेकर सीएम योगी ने दिए निर्देश। पीएम के दौरे को लेकर अयोध्या में बैठक आज। सभी कार्यक्रमों के अंतिम रूप पर चर्चा। 4 राष्ट्रीय महामंत्री अयोध्या में रहेंगे मौजूद। इंडिया गठबंधन में मायावती के शामिल होने के संकेत। सपा प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने दिए संकेत। विधायकों की बैठक में बोले अखिलेश यादव। आज 10 जिलों में बारिश, ओले का अलर्ट। 5 शहरों में कोल्ड डे रिकॉर्ड हुआ। लखनऊ में आधी रात बूंदाबांदी। पूरे प्रदेश में घना कोहरा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सीधे रुख करते हैं गुजरात का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं। प्राथमिकता है ग्रीन हाइड्रोजन, रिन्यूएबल एनर्जी, सेमीकंडक्टर्स, इसका पूरा इकोसिस्टम। इसकी एक झलक हम वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो में भी देख सकते हैं। और मेरा तो आग्रह है कि ट्रेड शो जरूर देखें। गुजरात के भी स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी जरूर जाएं। कल दिन में मैंने हिज एक्सेलेंसी न्यूसी और हिज एक्सेलेंसी रामोस होर्ताई जी के साथ इस ट्रेड शो में काफी समय गुजारा है। इस ट्रेड शो में कंपनियों ने वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बने प्रोडक्ट्स का निदर्शन किया है। ई मोबिलिटी, स्टार्टअप्स, ब्लू इकोनॉमी, ग्रीन एनर्जी और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे ट्रेड शो में एक प्रकार से छाए हुए हैं। ये जितने भी सेक्टर्स हैं, इनमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास लगातार नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, आप सभी वैश्विक परिस्थितियों से भली भांति परिचित है। ऐसे में आज अगर भारत की इकोनॉमी में इतना रेजिलियंस दिख रहा है, अगर आज भारत की ग्रोथ में इतना मोमेंटम दिख रहा है, तो इसके पीछे बड़ी वजह है बीते 10 वर्षों में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पर हमारा फोकस। इन रिफॉर्म्स ने भारत की इकोनॉमी की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाने का बहुत बड़ा काम किया है। रिकैपिटलाइजेशन और आईबीसी से हमने भारत के बैंकिंग सिस्टम को दुनिया के सबसे मजबूत बैंकिंग सिस्टम में से एक बना दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर देते हुए हमने 40,000 से ज्यादा कंपनीज को समाप्त कर दिया है, कंप्लायंसेस को समाप्त कर दिया है। जीएसटी ने भारत में टैक्स के अनावश्यक जाल को खत्म किया है। भारत में हमने ग्लोबल सप्लाई चेन के डाइवर्सिफिकेशन के लिए बेहतर माहौल बनाया है। हाल में ही हमने 3 FTA साइन किए ताकि ग्लोबल बिजनेस के लिए भारत और अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बन सके। इनमें से एक FTA तो यूएई के साथ ही हुआ है। हमने अनेक सेक्टर्स को ऑटोमेटिक रूट से FDI के लिए ओपन किया है।
तो वाइब्रेंट ग्लोबल समिट में पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किस तरीके से आगे विकास के कार्यों को बढ़ाने का काम किया उसका जिक्र करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से हम खबर आपको बता दें, यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों का अंतिम रूप परीक्षा केंद्रों पर कंट्रोल रूम और स्ट्रांग रूम बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं और एक सप्ताह में परीक्षा केंद्रों पर अब ये निर्देश दिए गए हैं कि बना दिए जाएंगे केंद्र और 22 फरवरी से शुरू होगी यूपी बोर्ड परीक्षाएं और परीक्षा केंद्रों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। 22 फरवरी से शुरू होकर 9 मार्च तक ये परीक्षाएं जारी रहेंगी और पहले चरण की परीक्षा 25 जनवरी से 1 फरवरी तक, दूसरे चरण की परीक्षा 2 फरवरी से 9 फरवरी तक होगी और upmsp.edu और .in से देख सकते हैं डेट शीट। इस वेबसाइट के जरिए आप डेट शीट भी देख सकते हैं। परीक्षाओं को लेकर यह निर्देशित किया गया है कि स्ट्रांग रूम तैयार किया जाए क्योंकि 9 मार्च तक ये परीक्षाएं चलेंगी। दूसरे चरण की परीक्षा 9 फरवरी से 9 मार्च तक। संदीप मिश्रा इस खबर पर जुड़े हुए हैं। यूपी बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ जानकारी इस संबंध में संदीप? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि यूपी बोर्ड और हाई स्कूल की, इंटर और हाई स्कूल की जो परीक्षाओं का जो शेड्यूल है वो पहले ही जारी कर दिया गया था, लेकिन साफ तौर पे अब तैयारियों की अगर बात कर ले तो लगातार इसकी तैयारी को लेकर के और परीक्षा केंद्रों को लेकर के कड़े निर्देश जारी किए जा रहे हैं। साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से यूपी बोर्ड की इस बार की परीक्षाएं हैं वो 22 फरवरी से स्टार्ट होंगी और 9 मार्च को समाप्त होंगी, उसको लेकर के पूरी तरीके से शेड्यूल जो है वो बन चुका है। इसके साथ ही साथ में कई ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर इसकी तैनाती को लेकर के भी निर्देशित किया गया है। साथ ही साथ में इसकी जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी उसकी भी तारीख को घोषित कर दिया गया है। इसके सभी बिंदुओं को, जो प्रैक्टिकल की परीक्षाएं होंगी उनको लेकर के एक वेबसाइट बनाई गई। इस वेबसाइट पे अभ्यर्थी जो है उस पर आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ में जो है स्कूल प्रशासन है वो उस पर आवेदन कर सकता है, यानी कि 25 जनवरी से इसकी जो प्रैक्टिकल की जो परीक्षाएं होंगी वो होती हुई नजर आएंगी। इसके साथ अगर हम बात करते हैं तो यूपी बोर्ड में इस बार जो है इंटरमीडिएट की अगर बात करें तो लगभग 30 लाख के आसपास जो है छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने जो है आवेदन किया है, पंजीकरण कराया है। इसके साथ ही साथ में 25 लाख के आसपास जो है हाई स्कूल में कराया है। तो तमाम ऐसे छात्र हैं जो अब इस यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर के पूरी तरीके से सतर्क हैं, लगातार तैयारियां कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, तैयारी हो या फिर परीक्षा की तैयारी हो, लेकिन शेड्यूल पूरी तरीके से जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ इसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी तस्वीर भी सामने आती है, तो नकल को लेकर क्या कुछ नकेल कसी जाएगी? बिल्कुल, निश्चित तौर पे योगी सरकार ने नकल विहीन परीक्षा कराने को लेकर के पहले ही कड़े निर्देश जारी किए थे और उसी तर्ज पर इस बार की भी परीक्षाएं कराई जाएंगी। साफ तौर पे इस बार की जो बोर्ड की परीक्षाएं होंगी वो कैमरे की निगरानी में होंगी, यानी कि वहां पे जहां पर भी सेंटर बनाए जाएंगे वहां पर कैमरे उपलब्ध कराए जाएंगे, कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही साथ जो मॉनिटरिंग टीम होगी, जो दस्तावेज होंगे, उनके अलग अलग दल बनाए गए हैं, साथ जो जहां पर जाकर के निरीक्षण करते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही साथ में जो कुछ ऐसी सामग्री होती है वो बोर्ड की परीक्षा में ले जाना अलाउ नहीं होगा। साफ तौर पे जो बेल्ट का लोग जो प्रयोग करते हैं वो लगाने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही साथ में जो बॉक्स होते हैं उस बॉक्स को ले जाना अलाउ नहीं होगा। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर निगरानी इस बार प्रशासन की होने वाली है और इसके साथ ही साथ में इस बार की बोर्ड की परीक्षाओं को नकल विहीन परीक्षा बनाने को लेकर के सरकार ने जो कड़े निर्देश जारी किए हैं और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सभी बीएसओ को और डीआईएसओ को जो है ये
निर्देशित किया गया है कि इस बार की जो परीक्षा होंगी वो नकल विहीन कराई जाएंगी। साथ ही साथ में इस बार जो छात्रों का जो पंजीकरण है वो समय पे पूरा करा लिया जाए, जिससे कि छात्रों किसी भी छात्र की परीक्षा ना छूट सके, उसको लेकर के शेड्यूल जो है जारी कर दिए गए हैं। बिल्कुल, तो नकल विहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर अब जो सख्ती है वो बढ़ती जाएगी। संदीप, आप हमारे साथ अब बने रहिए, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षाएं होंगी तो इसको लेकर विशेष निर्देश भी दिए गए हैं तैयारियों को लेकर, क्योंकि पहले चरण की जो परीक्षा है वो 25 जनवरी से 1 फरवरी तक होगी और दूसरे चरण की 2 फरवरी से 9 फरवरी तक होगी। तो इसको लेकर अब तैयारियों को लेकर भी निर्देशित किया गया है और नकल विहीन परीक्षा किस तरीके से संपन्न कराई जाए ये इसको प्राथमिकता दी जाएगी और इसी को लेकर अब शिकंजा और सख्ती भी होने वाली है आने वाले समय में। अगली खबर भी राजधानी लखनऊ से है। सिचपाल की पत्नी ने प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है और सिंचाई विभाग नहरखंड रामपुर के सिचपाल का आरोप है कि पति पर मानसिक और शारीरिक और आर्थिक शोषण करने और का आरोप लगाया। पत्नी ने प्रतिबंधित लकड़ी बेचकर पैसे हड़पने का भी आरोप लगाया और सिंचाई विभाग में तैनात सिचपाल की पत्नी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। लखनऊ से हम खबर आपको बता रहे हैं। शारीरिक और आर्थिक शोषण का आरोप, पति पर मानसिक प्रताड़ना का भी आरोप लगाया गया। तो सिचपाल की पत्नी ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। और इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये गंभीर आरोप जो निकलकर सामने आ रहे हैं, इन आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या इस बिंदु की जांच पड़ताल की गई? देखिए, आपको बता दें कि ये रामपुर का मामला है। रामपुर में सिंचाई विभाग में अशासी अभियंता हैं, माफ करिएगा अशासी अभियंता हैं, वो तैनात है वहां पे और उनके ऊपर आरोप लगाए गए। एक सिचपाल है, सिचपाल की पत्नी जो कि ज्योति अपना नाम लिखती हैं और वो उन्होंने आरोप लगाया कि मेरे पति को प्रताड़ित किया जा रहा है, मेरे पति के साथ में ऐसी प्रताड़ना की जा रही है, जो कि मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। साथ ही साथ और भी कई बिंदुओं को लेकर के उन्होंने एक पत्र जो है वो प्रमुख सचिव को लिखा है, जो कि प्रमुख सचिव अनिल गर्ग हैं सिंचाई और जल संसाधन के। उनको इन्होंने पत्र लिख करके ये बात को अवगत कराया है कि उनके खिलाफ जो है विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है, साथ ही साथ में बहुत से ऐसे पहलुओं जिसकी जांच हो रही है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने एक पत्र लिखा है। पत्र साफ तौर पर शासन को लिखा गया है। शासन में उन्होंने पत्र लिख करके ये संदेशा जताया है कि कहीं ना कहीं हमारा जो गरीबी रेखा में परिवार जो जी रहा है उस पर दया की जाए और उस पर हमें न्याय मिले, इसको लेकर के उन्होंने पत्र लिखा है। साफ तौर पे हम सियाराम की अगर बात करते हैं, जो कि वहां के एक्सीएन है, उनका जो आरोप है, उन्होंने इनसे पहले भी उनके ऊपर कई आरोप लग चुके हैं। वहां के जो विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने भी कई चिट्ठियां लिखी हैं, कई पत्र लिख चुके हैं उनके खिलाफ, लेकिन अब तक शासन और प्रशासन ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। हालांकि हम सियाराम की अगर बात करें, जो एक्सीएन है वहां पे, उनके खिलाफ भी कई बिंदुओं पर जांच जो है अभी भी मुख्यालय पर अटकी हुई है। कहीं ना कहीं एक बड़ी पहुंच और बड़े रुतबे के होने के नाते उनकी पहुंच और पैसे के दम पे वो अपनी जांच को रुकवा लेते हैं, लेकिन साफ तौर पे उनके खिलाफ जो है आकाश सक्सेना जो वहां के विधायक हैं रामपुर से, तो उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी। इसके साथ ही साथ उन्होंने कई आरोप भी लगाए थे। अब एक नया मामला ये सामने निकल के आया है। सिचपाल की पत्नी ने पत्र लिखा है अपने ही अधिकारी को कि जिस तरीके से उन्होंने पत्र में यह भी दर्शाया है कि जो कीमती बहुमूल्य जो लकड़ियां हैं उसे बिना टेंडर निकाले ही, बिना किसी प्रकार से अनुमति लिए ही उस लकड़ी के काट देते हैं, कटवा देते हैं, फिर उसके बाद से उसकी बिक्री कर देते हैं और उसका जो निकला हुआ पैसा है वो अपने किसी प्रयोग में लगा लेते हैं। तो साफ तौर पे ये कहीं ना कहीं सरकारी विभाग का जो पैसा है उसको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ में बहुत सी ऐसी उनकी शिकायतें और आ रही हैं सियाराम की, जो लगातार सुर्खियों में बनी हुए हैं, लेकिन अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई, शासन ने एक्शन नहीं लिया है। लेकिन साफ है कि के न्यूज ने इस मुद्दे को उठाया है, के न्यूज ने इस खबर को उठाया है, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में उनके खिलाफ जरूर कोई ना कोई कार्रवाई
होनी बनती है, क्योंकि जिस तरीके से उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं, यानी कि इससे पहले भी वहां के विधायक ने आरोप लगा चुके हैं और वहां के कई कर्मचारी आरोप लगने के बावजूद भी कार्रवाई का ना होना अपने आप में बड़ी बात है कि आखिर क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है। लगातार अगर संदीप बात की जाए, शासन स्तर पर अवगत कराने के बावजूद भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो क्या माना जाए? बचाव की कोशिश की जा रही है? देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पे साफ है कि जिस तरीके से सिंचाई विभाग में रामपुर में तैनात हैं शासी अभियंता सियाराम, 2021 में वो आए हुए थे। 2021 से अब तक का उनका अगर कार्यकाल की बात करें तो 2.5 साल के अधिक समय हो चुका है उन्हें तैनात होते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं शासन स्तर पर अच्छी पहुंच, अच्छी पकड़ के होने के कारण उन पर अब तक कार्रवाई नहीं हो रही है। लगातार वहां के लोकल विधायक, जो मौजूदा विधायक है, वो वहां के पत्र लिख रहे हैं, कर्मचारी वहां के पत्र लिख रहे हैं, जांच शासन स्तर पर चल रही है, उनकी मुख्यालय में उनकी फाइलों को रोका जा रहा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी पहुंच और बड़ा रुतबा होने के नाते जो है अपनी फाइलों को दबा लेते हैं। इसके पैसे से और देखा जाए किसी भी तरीके से मजबूत है और इसीलिए आज एक असहाय और गरीब को न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो सिंचाई विभाग में कार्यरत हैं और सीजपाल की पत्नी ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हालांकि इससे पहले कई विधायकों ने भी आरोप लगाए, जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया, और बावजूद इसके अभी तक सियाराम के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। के न्यूज़ ये खबर प्रमुखता के साथ दिखा रहा है। देखना अब ये होगा कि शासन स्तर पर इस खबर का किस तरीके से संज्ञान लिया जाता है और क्या कुछ कार्रवाई निकलकर सामने आएगी। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। लखनऊ से अहम खबर है। अमाल एवेन्यू पुल के नीचे रिक्शे वाले का शव पाया गया और रिक्शे पर ही मिला वृद्ध रिक्शे वाले का शव। तो पास में सिविल अस्पताल की पर्ची भी मिली और पर्ची में छविलाल पुत्र रामचंद्र लिखा हुआ मिला। गौतम पल्ली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। गौतमपल्ली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, रिक्शे वाले का शव पाया गया। माल एवेन्यू पुल के नीचे शव मिला और रिक्शे पर ही वृद्ध रिक्शे वाले का शव पाया गया। एक पर्ची भी मिली इस शव के पास से सिविल अस्पताल की। बढ़ते आगे, कासगंज से अहम खबर आपको बता दें। स्वामी प्रसाद मौर्य का बेतुका बयान सुर्खियों में रहने से सपा महासचिव मौर्य ने कर सेवकों को अराजक तत्व बताया है और जन जागरूक बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में बड़ा बयान निकलकर सामने आया। तो जन जागरूक बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में ये बड़ा बयान। कासगंज से खबर, स्वामी प्रसाद मौर्य अक्सर अपने बेतुके बयानों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं और बयानों से
सुर्खियों में रहने वाले सपा महासचिव मौर्य ने कार सेवकों को अराजक तत्व बता डाला। तो एक बार फिर से बेतुका बयान निकलकर सामने आया है। जन जागरूक बौद्ध सम्मेलन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे। के साथ प्रशांत सोनी संवाददाता कासगंज से जुड़े हुए हैं। प्रशांत सोनी, एक बार फिर से विवादित बेतुका बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का सामने आ रहा है। अक्सर इसी तरीके के बेतुके बयान देते हैं। एक और बयान कि कार सेवक जो हैं वो अराजक तत्व हैं। कि आपको बता दूं, स्वामी प्रसाद मौर्य बीते दिवस गंडवारा क्षेत्र में एक जन जागरूक सम्मेलन हुआ था, बौद्ध जन जागरूक सम्मेलन, उसमें आए हुए थे। वहां पर जब स्वामी प्रसाद मौर्य से एसपी सिंह बघेल ने जो बयान दिया था कि जिन लोगों ने कार सेवकों को गोली चलाई थी वह भी अयोध्या जा सकते हैं, उस पर उन्होंने ये बयान दिया कि जो अयोध्या में जो कांड राम मंदिर जो तोड़ा गया था, मस्जिद तोड़ी गई थी, वो कार सेवकों की जगह उन्होंने कहा था कुछ अराजक तत्वों ने उस मंदिर को तोड़ा था, जिस पर तत्कालीन सरकार ने वहां पर उन लोगों पर गोलियां चलाई थी। अपनी उस सुरक्षा के लिए गोलियां चलाई गई थी और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए। जी शुक्रिया प्रशांत इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। और इसीलिए कार सेवकों को अराजक तत्व बता डाला है स्वामी प्रसाद मौर्य ने, यानी कि उस बयान को लेकर पलटवार करते हुए नजर आए, वो भी अपने इस बेतुके बयान के जरिए। और एक बार रुक कर लेते हैं बरेली का। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीधी तस्वीरें आपके सामने रखते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए जरा। और मैं आभारी हूं बरेली की जनता जनार्दन का, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन पर विश्वास किया और मोदी जी का जो विजन है वही हमारा मिशन है। और उस मिशन को आपने अपना आशीर्वाद देकर के श्री उमेश गौतम को यहाँ पर महापौर के रूप में चुना। मैं इसके लिए हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज उसी क्रम में ये 3405 करोड़ रुपए की परियोजनाएं जो हमारे सांसद, हमारे विधायक, हमारे मंत्री बरेली जनपद के लिए स्वीकृत कराए हैं, अलग अलग प्रकार की परियोजनाएं हैं। इनमें सड़क भी है, इनमें स्मार्ट सिटी मिशन से जुड़े हुए प्रोजेक्ट भी हैं, शिक्षा से जुड़े हुए भी हैं, स्वास्थ्य से जुड़े हुए भी हैं और बरेली के विकास, रोजगार और बरेली को वास्तव में नाथ नगरी के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना को साकार करने वाली इन परियोजनाओं के लिए आप सभी बरेली के मतदाता भाइयों और बहनों को मैं हृदय से बधाई देता हूं, जनप्रतिनिधियों को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। भाइयों बहनों, आज हम सब एक नए भारत का दर्शन कर रहे हैं। एक ऐसा नया भारत जो वैश्विक स्तर पर जब चलता है तो दुनिया उसका अनुसरण करती है। एक ऐसा भारत जिस पर आज पूरी दुनिया गौरव की अनुभूति करती है।
जो भारत की 140 करोड़ की आबादी के गौरव को बढ़ाता है, उनके सम्मान को बढ़ाता है, तो देश के अंदर सुरक्षित हुआ भारत। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। विकास की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के, और विकास की भी बड़ी बड़ी योजनाएं, हाईवे, रेलवे, अत्याधुनिक एयरपोर्ट, आईआईटी, आईआईएम, एम्स जैसे संस्थान आज भारत को नई पहचान दे रहे हैं। स्मार्ट सिटी की परियोजना हो या हर घर नल की परियोजना, आज तो विकास की इतनी सारी योजनाएं हैं कि जहां भारत के इस नए भारत के दर्शन करते हुए पूरी दुनिया इनसे विभूत है, वहीं गरीब कल्याणकारी योजनाओं के भी एक नए मानक इस नए भारत में स्थापित किए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा, प्रधानमंत्री मोदी जी के उसी विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के साथ ही कितना लाभ लोगों को प्राप्त हुआ है उसको जानने, और वह मेरी कहानी मेरी जुबानी के माध्यम से अपनी सफलतम कहानी को जनता जनार्दन के सामने कहे, और जिसको योजना का लाभ मिला वह कहेगा, जिसको नहीं मिला है उसका भी रजिस्ट्रेशन हो करके उसको भी आने वाले समय में हम 100% सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करेंगे। यही विकसित भारत संकल्प यात्रा का पूरा को पूरा वह मोदी जी का विजन है, जो बिना भेदभाव के शासन की योजना को हर नागरिक तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। वही यहां चेहरा देखकर की योजनाएं नहीं की जाती। अगर विकास गाजियाबाद और नोएडा में होगा, वाराणसी और गोरखपुर में होगा, प्रयागराज और लखनऊ में होगा, तो बरेली से सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन पा रहे थे। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे। बरेली वासियों को करोड़ों की सौगात। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।